नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हैं। आज है 16 मार्च 2026। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन। हम लोग फुल पेपर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे पूछे गए प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी। तो जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट करके क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आने वाला है। ये पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। और हम ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट के पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सारा क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना, और अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना और हाइप भी कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज, ये था कि डॉक्टर रामचंद्र गौडबोल और उनकी पत्नी सुनीता गौडबोल को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी है वनवासियों की स्वास्थ्य सेवा, और ऑप्शन सी है जैविक खेती, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है वनवासियों की स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, इस दंपति को दूर दराज के क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने दशकों तक महाराष्ट्र और अन्य दुर्गम क्षेत्रों के वनवासियों के बीच काम किया। उनका मुख्य कार्य कुपोषण, मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के खिलाफ रहा है। उन्होंने न केवल इलाज किया, बल्कि वनवासियों को स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूक भी किया। बिना किसी बड़े कॉरपोरेट फंड के उन्हें छोटे क्लिनिक के माध्यम से लाखों लोगों की जान बचाई। उनकी सेवा नर सेवा ही नारायण सेवा के आदर्श को चरितार्थ करती है। पद्म पुरस्कारों की सूची में अक्सर ऐसे अनसंग हीरोज को शामिल किया जाता है जो ज़मीन पर बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्ट थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए शुरू की गई भू आधार योजना के तहत कितने अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर यूएल पिन दिया जाएगा। 10, 12, 14 या 16। ये दिया जाएगा 14 अंकों का। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है 14 अंकों का। दिल्ली सरकार ने जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए भू आधार यूनिक लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन की शुरुआत की। यह आधार कार्ड की तरह ही जमीन का एक डिजिटल पहचान पत्र है। यह 14 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो जमीन के अक्षांश और देशांतर पर आधारित होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर आधारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक पंजीकरण, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की दिशा में कदम बढ़ाना है। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। भू आधार के माध्यम से बैंकों को ऋण देने में आसानी होगी, क्योंकि जमीन का स्वामित्व स्पष्ट रहेगा। यह रिकॉर्ड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि DILRMP का हिस्सा है।
भविष्य में इसे नागरिक सेवाओं और ई कोर्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि विकास और लोकतंत्र पर विजन 2031 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाता है केरला। ठीक है। केरल सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने और राज्यों के सतत विकास के लिए विजन 2031 सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय के साथ विकास को जोड़ना था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और केरल मॉडल के अगले चरण पर चर्चा की। विजन 2031 का लक्ष्य केरल को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी में बदलना है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया गया। केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि को वैश्विक मंच पर साझा किया। यह आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ, जहां आगामी दशक के लिए नीतिगत रोडमैप तैयार किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सा मॉडल लागू किया बच्चों? स्वच्छ नगर मॉडल, अनुपम कॉलोनी मॉडल, जीरो वेस्ट मॉडल या इको दिल्ली मॉडल? तो वनकम कॉलोनी मॉडल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया उनका सही जवाब है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरे का निपटारा उसी स्रोत के पास करना जहां वह पैदा होता है। इसमें घर घर जाकर गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने पर जोर दिया जाता है। गीले कचरे से कॉलोनी के भीतर ही कंपोस्टिंग के जरिए खाद बनाई जाती है। इससे लैंडफिल साइटें कचरे के ढेरों पर बदलाव कम होता है। यह मॉडल जन भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और जिसमें स्थानीय निवासी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दिल्ली को स्वच्छ मिशन के तहत शीर्ष रैंकिंग में लाने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिमला, कुल्लू, मंडी या कांगड़ा? ये मंडी में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अपनी सांस्कृतिक भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंडी को हिमाचल की काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 80 से अधिक पुराने मंदिर हैं। कितने? 80 से अधिक पुराने मंदिर हैं। महोत्सव की शुरुआत मुख्य देवता राज माधव राय की पालकी और शाही शोभा यात्रा यानी कि जलेब के साथ होती है। इस उत्सव में आसपास की घाटियों के 200 से अधिक स्थानीय देवी देवताएं अपने रथों में बैठकर मंडी पहुंचते हैं। यह परंपरा राजा अजबर सेन के समय 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। यह 7 दिनों तक चलने वाला मेला है जिसमें हिमाचल लोक कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इस महोत्सव को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल चुकी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। किसको? पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि ढाका में बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस शंकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू?
तो सही जवाब हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के समय भारत ने अपने लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूती देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है। यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। ओम बिरला ने ढाका में बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और बांग्लादेश के बीच संसदीय सहयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और विश्वसनीय मित्र है। समारोह में भारत की उपस्थिति क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग का संदेश देती है। भारत में बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भारी निवेश किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 का मलबा किस देश के निर्जन द्वीप पर पाया गया? श्रीलंका, मॉरीशस, मालदीव या सेशल्स। तो मालदीव एक मरीन द्वीप का रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा पाया गया, जिसकी पहचान इसरो के LVM-3 मलबे के रूप में हुई। LVM-3 भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, जिसका उपयोग चंद्रयान 3 जैसे मिशनों के लिए किया गया। अंतरिक्ष मलबे स्पेस डेब्रिस का समुद्र या निर्जन द्वीपों पर गिरना एक समान प्रक्रिया है, क्योंकि रॉकेट के चरण ईंधन खत्म होने पर अलग हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार, ठीक है, लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 के अनुसार अंतरिक्ष मलबे से होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लॉन्च करने वाला देश जिम्मेदार होता है। इसरो ने पुष्टि की है कि यह मलबा उनके पुराने लॉन्च का हिस्सा था। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष कचरे के प्रबंधन के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। मालदीव और भारत के बीच इस मलबे के सुरक्षित निपटान को लेकर समन्वय किया गया है। अगला क्वेश्चन है रूस का प्रमुख बंदरगाह तामन क्वेश्चन है कि रूस का प्रमुख बंदरगाह तामन किस जल निकाय के तट पर स्थित है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक महासागर। ये काला सागर ब्लैक सी पर है। तामन बंदरगाह रूस के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री द्वारों में से एक है, जो काला सागर ब्लैक सी के किनारे में स्थित है। यह बंदरगाह विशेष रूप से कोयला, उर्वरक और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए जाना जाता है। भू राजनीतिक दृष्टि से यह क्रीमिया पुल के पास स्थित है, जो इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाता है। रूस इस बंदरगाह का उपयोग अपने वैश्विक व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए करता है। हाल के वर्षों में रूस और यूक्रेन युद्धों के संदर्भ में काला सागर के बंदरगाह खबरों में रहे। तामन बंदर का आधुनिकीकरण रूस की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से बड़े मालवाहक जहाज़ों के आवागमन की क्षमता बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट्स कौन बने? हुसैन बोल्ट, जोहान क्लेबो, माइकल फेल्प्स, ओले आयनार और ब्योनार्ड डेलेन। तो इसका सही जवाब हो जाता है जोहान्स क्लेबो। नॉर्वे के दिग्गज फ्रांस कंट्री स्पीयर जोहान्स क्लेबो ने इतिहास रचते हुए शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक हासिल किए। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने शीतकालीन खेलों के इतिहास में अपनी धाक जमाई। कुलेबो अपनी असाधारण गति और स्प्रिंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने दिग्गज एथलीटों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया। शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे से पदक तालिका में शीर्ष पर रहा और ग्लोबो इसके सबसे बड़े सितारों में से एक है। उनके करियर में विश्व चैंपियनशिप के भी कई पदक शामिल हैं। यह उपलब्धि उन्हें सर्वकालिक महान शीतकालीन ओलंपियनों गोट का श्रेणी में खड़ा करती है। अगला क्वेश्चन है मिलान कटलीना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया था इसकी पर्वतारोहण को, ठीक है। मिलान कटरीना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में स्कीमो एक नया आकर्षण होगा। स्कीमो एक ऐसा खेल है जिसमें एथलीटों को स्की पर चढ़ना और उतरना पड़ता है, जिसमें अक्सर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों का सामना करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने खेलों को अधिक रोमांचक और युवाओं के अनुकूल बनाने के लिए इसे जोड़ा है। इसमें स्प्रिंग और मिक्स्ड रिले जैसे इवेंट होंगे। यह खेल यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है। 2026 के खेल इटली के मिलान और कार्निलिना डी एम्पोजो शहर में आयोजित किए जाएंगे। यह पहली बार होगा जब ओलंपिक इतिहास में स्कीमों के पदक पर दांव पर होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जो बच्चे क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़िए। और आप लोग क्वेश्चन जरूर साझा किया करें ताकि हम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करा सकें। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन जरूर शेयर करो। कहाँ पर शेयर करना है? टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना है, ठीक है। जिन बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में या आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर को ज़रूर शेयर करें। जितने भी क्वेश्चन उनको याद रहते हैं आप लोग लिखकर क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर भेजें, ठीक है। उसका सोल्यूशन हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।